दोस्तों नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। आज के वीडियो में एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज्वलंत है, ना केवल एस्पिरेंट के दृष्टिकोण से बल्कि एक जागरूक नागरिक के दृष्टिकोण से भी ये मुद्दा बहुत जरूरी है। मुद्दा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा इंडियन पॉलिटी या राज्य व्यवस्था को बहुत गहरे से प्रभावित करता है। हुआ क्या है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के संदर्भ में एक जजमेंट दिया है। अगर आपको पॉलिटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इस बात को जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली द प्रोटेक्टर बट ऑल्सो एक्सप्लेनर। कहने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? संविधान का रक्षक भी होता है। आप बहुत ध्यान से अगर इस वीडियो को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ना केवल करंट का एस्पेक्ट क्लियर होगा बल्कि पॉलिटी का ये एस्पेक्ट भी क्लियर होगा। संविधान का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याता भी होता है। यानी अगर कोई चीज संविधान में समझने में आम नागरिक को, जनता को, इवन स्टेट को नहीं आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि इसका मतलब क्या है। एक तरह से गार्जियन कह सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका थी तमिलनाडु राज्य से। याचिका में मामला क्या था? याचिका में मामला यह था कि तमिलनाडु की सरकार ने कुछ बिल पारित किए थे। सरकार का मतलब यहाँ की जो विधायिका है, यहाँ की लेजिस्लेचर जो है, इसने कुछ बिल पारित किए थे। बिल यानी विधेयक पारित किए थे। और उसके बाद उसको भेजा कहाँ गया था? राज्यपाल के पास भेजा गया था। आपको पता है कि सेंटर स्तर पर जब कोई बिल पारित किया जाता है तो उसको स्वीकृति कौन देता है? उसको स्वीकृति देता है राष्ट्रपति। इसी तरह राज्य के स्तर पर जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसको स्वीकृति कौन देता है? राज्यपाल देता है। तो इसी संदर्भ में तमिलनाडु की लेजिस्लेचर यानी विधायिका ने राज्यपाल के पास कुछ बिल भेजे थे और राज्यपाल महोदय ने इन बिल्स को अपने पास रख लिया। आपको पता है कि आर्टिकल 200, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200, इसमें राज्यपाल की इस शक्ति का वर्णन है कि राज्यपाल किसी बिल के संदर्भ में क्या कदम उठा सकता है। वह बिल को रोक सकता है, वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, वीटो का इस्तेमाल करके किसी बिल को रोक सकता है। लेकिन अगर विधायिका पुनः राज्यपाल को बिल भेज देती है तो राज्यपाल को उसको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। राज्यपाल का एक पावर और होता है कि वो राष्ट्रपति को बिल ट्रांसफर कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये जो बिल है ये फेडरल सिस्टम या फिर नेशन के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है या राष्ट्र का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर सकता है। एक बेसिक चीज है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल और तमिलनाडु की जो सरकार है उनके बीच विवाद था। अक्सर आप देखते होंगे इस तरह के विवाद वहीं पैदा होते हैं जहां पे पॉलिटिकल डिफरेंसेज होते हैं। सेंटर में किसी की सरकार और राज्य में किसी की सरकार होती है तो इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये मामला अब जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बताया, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और आपके एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा आप देखिएगा। तो हुआ क्या? अब पहली बात तो जब जान लीजिए, जब किसी भी जजमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या जानते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उस जजमेंट का नाम क्या है, जिस जजमेंट में, जिस लॉ में, जिस केस लॉ में ये जजमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मामला था द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के गवर्नर साहब और तमिलनाडु की सरकार के बीच ये क्लैश चल रहा था। क्या चल रहा था? ये क्लैश चल रहा था। और ये क्लैश जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने क्लैरिफाई किया, इस बात को क्लियर किया कि गवर्नर को, स्टेट जो लेजिस्लेचर कोई चीज पारित कर देती है, राज्य की विधायिका अगर कोई बिल पारित कर देती है तो उसको एक समय सीमा में बंध कर उसको अपनी सहमति देनी चाहिए या जो भी कदम उठाना हो एक समय सीमा में बंध कर उस कदम को लेना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यहां लिखा है ना, मस्ट एक्ट ऑन द स्टेट बिल इन अ टाइम बाउंड मैनर, एक समय सीमा में बंध कर इस बात को क्लियर करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। फॉलोइंग द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 2000 विदाउट इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन।
क्या मतलब है कि राज्यपाल स्वतंत्र तरीके से, राज्यपाल स्वतंत्र नहीं है। आपको पता है कि राज्यपाल जो है, किसी भी स्टेट का राज्यपाल, वो किसकी सलाह से काम करता है? मंत्रिपरिषद की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया है। पहले भी ये भारत के संविधान के संदर्भ में क्लियर था, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया। एक बात यहां समझने योग्य है, वो क्या है? समझने वाली बात ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, देखिए, राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां क्यों नहीं होती? एक बेसिक चीज आप समझिए इस बात, राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां क्यों नहीं होती? राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां इसलिए नहीं होती क्योंकि भारत की जो संविधान व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली वाली है। संसदीय प्रणाली वाली है, तो जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसमें होती हैं? वो होती हैं मंत्रिपरिषद में, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों होती हैं? क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है या मंत्रिपरिषद होती है, ये चुनी जाती है विधायिका से, और विधायिका का जो चुनाव होता है वो करती है सामान्य जनता। यानी इनडायरेक्टली कहा जाए तो सामान्य जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए ही राज्यपाल से ज्यादा मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद में शक्तियां व्याप्त होती हैं। यही चीज सेंट्रल स्तर पर प्रधानमंत्री के संदर्भ में देखी जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत क्लियरली कह दिया कि टाइम बाउंड होकर काम करना पड़ेगा, टाइम बाउंड होकर भारत के संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकल बायस के हिसाब से काम करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिस्टोज ऑन द गवर्नर ऑफ पावर टू प्रोवाइड एसेंट ऑफ द बिल। आपको बताया कि आर्टिकल जो 200 है, मैंने पहले ही बताया कि यही जो है राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। जब कोई बिल पारित किया जाए तो राज्यपाल क्या कदम लेगा, कैसे कदम उठाएगा, ये आर्टिकल 200 से ही डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या है, तमिलनाडु जो गवर्नर साहब थे, इन्होंने कम से कम 10 बिल को विदहेल्ड कर दिया था, यानी रोक दिया था। ना तो सहमति दे रहे थे, ना कुछ क्लियर कट बात कर रहे थे। अब इसका रीजन जो भी हो, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं या कोई पर्सनल रीजन हो सकते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल और केवल अपने काम की बात करने आए हैं यहाँ पे। 10 बिल उन्होंने रोक लिया था, तो तमिलनाडु की सरकार ने यह तर्क रखा कि हम जो है, चूंकि जनता की इच्छा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम विधायिका के थ्रू चुने गए हैं, कार्यपालिका हैं, तो हम जो है जनता को वास्तविक रूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय नहीं। और राज्यपाल महोदय पॉलिटिकल बायस से पीड़ित हैं, ऐसा सरकार ने तर्क भी दिया है। तमिलनाडु सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस बात का लॉजिक दिया कि राज्यपाल जो हैं, गवर्नर जो तमिलनाडु के हैं, वो पॉलिटिकल बायस से पीड़ित हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रह उनके अंदर है, क्योंकि हमारी सरकार किसी और पार्टी से है। राज्यपाल को चुनता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है। तो उनका तर्क था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, किसी दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, इसलिए राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया इस निर्णय को। जब 10 बिल इन्होंने रोक लिए और कुछ क्लियर कट नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। सरकार का तर्क था कि यह संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान वास्तविक शक्ति विधायिका में देता है, विधायिका को प्रोवाइड करता है, क्योंकि विधायिका जनता द्वारा चुनी जाती है, और जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया याद करिए, भारत के प्रेम्बल में, संविधान के प्रेम्बल में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। इसलिए जनता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, और उसके बाद जो है यह डिसीजन आया है। तो यह एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जो बात कही उसको भी जान लीजिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है जो एब्सोल्यूट वीटो की बात करे। एब्सोल्यूट वीटो मतलब वीटो है, लेकिन उसकी समय सीमा है, उसके अपने संवैधानिक आयाम है, उसी संवैधानिक आयाम के अंतर्गत रह के आपको कोई भी निर्णय देना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब जो होता है, इसको क्या कहेंगे,
अतिवादी, कोई अतिवादी शक्ति टाइप का मामला नहीं है। आपको संविधान सम्मत ही निर्णय देना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी वीटो के माध्यम से किसी बिल को रोक दें और जनता की इच्छा का सम्मान ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गवर्नर को एक समय सीमा के अंतर्गत बंधना पड़ेगा, समय सीमा के अंतर्गत बंधना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की कि अगर राज्यपाल के पास फिर से वही बिल आ जाए और बिल में कोई चेंज ना हो तो राज्यपाल को सहमति देनी पड़ेगी। आगे क्या बात हुई, उन्होंने टाइम बाउंड की जो क्लियर बात कही उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। द SC प्रिस्क्राइब क्लियर टाइमलाइंस फॉर गवर्नर व्हेन डीलिंग विद बिल्स, यानी एक महीने के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बिल के संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं। और अगर आपने स्टेट कैबिनेट के खिलाफ आप गए तो 3 महीने के अंदर आपको चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। और अगर बिल फिर से आपको प्रेजेंट किया गया तो 1 महीने के अंदर फिर से चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, बिल पर अपनी सहमति देनी होगी। फिर समझ लीजिए, अगर कोई बिल आपके पास जाता है राज्यपाल के पास तो आप उसको 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। और अगर आप स्टेट कैबिनेट के खिलाफ अपना डिसीजन देते हैं तो आप 3 महीने से ज्यादा आपके पास वक्त नहीं हो, आपको 3 महीने में चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। देखिए साफ लिखा है, when dealing with bills with 1 month to withhold assent, 3 months if doing against state cabinet advice। अगर स्टेट कैबिनेट की एडवाइस के खिलाफ आप जाते हैं तो 3 महीने के अंदर आप चीजों को क्लियर करिए, और अगर फिर से बिल रिप्रेजेंट हो गया तो 1 महीने के अंदर अपनी चीजें क्लियर करिए। अब आर्टिकल 200 के बारे में मैंने चर्चा की थी कि आर्टिकल 200 में राज्यपाल की इस शक्ति का प्रावधान है, इस शक्ति के बारे में चर्चा की गई है कि वो किसी बिल के संदर्भ में क्या स्टैंड लेता है, ये बात है। और फिर आर्टिकल 201 में क्या है, इफ द गवर्नर रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, अगर वो प्रेसिडेंट के लिए किसी बिल को रिजर्व कर लेता है तो ये जो पूरा प्रावधान है ये है आर्टिकल 201 में, ये आर्टिकल 201 में। और एक आर्टिकल और है आर्टिकल 207, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, विदाउट द रिकमेंडेशन यानी कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बाद ही कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है अगर वो मनी बिल है तो कुल मिलाकर ये हमारा पूरा टॉपिक है। इसमें हमने समझा क्या, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, बहुत शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूं, अपने टॉपिक को समअप करता हूं। देखिए हुआ क्या, आप एकदम बहुत सिंपली भाषा में आप समझिए। एक गवर्नर महोदय हैं तमिलनाडु के। आपको पता है कि गवर्नर की जो पावर होती है वो नाम मात्र की होती है, बहुत बेसिक तरीके से आप समझिएगा, नाम मात्र की होती है। इधर एक मुख्यमंत्री महोदय हैं स्टालिन, उनका नाम है, तमिलनाडु के हैं, उनकी कैबिनेट है। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, ये इनके पास वास्तविक शक्तियां हैं। भारत के संविधान में आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि संसदीय जो लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली जो होती है उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, कैबिनेट के पास, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट हो या मुख्यमंत्री की कैबिनेट हो। अब ये महोदय क्या कर रहे हैं, इन महोदय की जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, उसने 10 कानूनों को पारित किया। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, और विधायिका को चुनता कौन है, जनता चुनती है। अगर कोई कानून विधायिका बनाती है तो इसका मतलब है जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करती है। तो जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करते हुए इन्होंने 10 कानून बनाए, और इन महोदय ने, तमिलनाडु के जो गवर्नर साहब थे, इन्होंने 10 बिल को रोक दिया और कोई टाइम बाउंड भी नहीं किया। तब सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैं जैसे आप समझिए बूढ़े नाना बूढ़े दादा टाइप के, कि वो सब कुछ रिजॉल्व कर देंगे। बच्चे झगड़ रहे हैं, आएंगे, टॉफी बांटेंगे, सब ठीक हो जाएगा। टॉफी से संदर्भ समझिएगा। तो फिर प्रकट होते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अब ये दोनों जब लड़ाई किए दोनों महोदय, तो ये दोनों क्या लड़ाई कर कहां जाएंगे, 2 लोग लड़ेंगे तो कहां जाएंगे, ये जाएंगे यहां पर दादाजी के पास, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से खोजा जाना, चीजों को समझा, दोनों को बहुत गंभीरता से सुना, संविधान की किताबें देखी, और उसमें देखते हुए ये चीज समझा। उसने आर्टिकल 200
आर्टिकल 200 याद कर लीजिए, इस बार पक्का पूछेगा आपके प्री 2000 पीसीएस और आरओ में पूछ सकता है। 201 और आर्टिकल 207 सबका बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और इन आर्टिकल्स के साथ साथ जितने भी केस लॉज आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्टिकल्स पर अगर कोई जजमेंट दिया उसको भी परखा, और इस परखने के बाद उसने कह दिया कि नहीं राज्यपाल महोदय, आपको 1 महीने में कोई बिल अगर आपको कैबिनेट भेजती है या विधायिका भेजती है तो 1 महीने के अंदर अपना डिसीजन क्लियर करो, 1 महीने के अंदर निर्णय लो। और अगर मान लो कि आप खिलाफ है निर्णय के, अगर आप इसके खिलाफ हैं जो बिल भेजा गया है या जो डिसीजन भेजा गया है, तो 3 महीने के अंदर क्लियर करो, और अगर फिर कैबिनेट आपको भेज देती है तो 1 महीने में आपको करना ही करना है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 207 ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। मेंस के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों की बात आ सकती है कि मेंस में राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये 8 नंबर या 12 नंबर में यूपी पीसीएस में आ सकता है, बिहार पीसीएस में भी आ सकता है, किसी भी मेंस एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है, इस बात को क्लियर रहे। और करंट अफेयर्स में ये मुद्दा तो इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें समझ लीजिए। इसी संदर्भ में आप ये भी समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे किन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसको एक्सप्लेन करता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है, इसके बारे में मैंने वीडियो के संदर्भ में चर्चा की थी। एक अंतिम बात से अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। हमारे देखिए हमारा आरओ का बैच चल रहा है, आरओ का बैच चल रहा है जिसका नाम है नव्य धारा बैच। आरओ का एग्जाम 27 जुलाई को है, आपको पता ही है। तो नव्य धारा बैच में क्या है कि आपको जीएस प्लस हिंदी की सारी वीडियो क्लासेज मिल रही हैं, इससे संबंधित पीपीटी पीडीएफ सब आपको मिल रहा है, 5 टेस्ट सीरीज मिल रही है, ये सारी चीजें आपको नव्य धारा बैच मिल रही है, और फीस इसकी केवल 999 रुपये है। आप एनरोल कर सकते हैं, जो लिंक मैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में दूंगा, अगर उससे खरीदेंगे तो आपको 849 रुपये में 15% छूट के साथ ही कोर्स मिल जाएगा। विदा लेता हूँ, नमस्कार।